कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज आइए हम लिंकेज के बारे में कुछ समझते हैं। लिंकेज जेनेटिक्स का एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। लिंकेज या सहलग्नता, इसके नाम से ही क्लियर होता है कि आखिर ये क्या समझाना चाहता है। लिंक यानी जुड़ा होना, सहलग्न यानी जुड़ा होना। अब क्या चीज किस चीज का है जुड़ा होना हम देखेंगे। तो यहाँ पर किसी एक गुणसूत्र पर, किसी एक सिंगल क्रोमोसोम पर जीन का भौतिकी रूप से जुड़ा होना लिंकेज कहलाता है। ये एनसीईआरटी के वर्ड हैं कि कुछ ऐसा कहना चाहते हैं ये। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम या गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर ये इस तरह से जीन है। मान लीजिए इसका है दूसरा पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी, ऐसा कुछ। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। एक व्यवस्था ये हो सकती है। दूसरी व्यवस्था ये पॉसिबल ये है कि एक गुणसूत्र है ये दूसरा गुणसूत्र और इस पर ये उपस्थित है जीन, और यहां पर कैपिटल ए है और यहाँ पर है इसका उल्टा बना सकते हैं हम, कैपिटल बी, और यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ व्यवस्था अलग अलग है। इसको ये जब कैपिटल दोनों एक तरफ डोमिनेंट है और एक तरफ रिसेसिव है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिस अरेंजमेंट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट रिसेसिव, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। तो ये सिस ट्रांस अरेंजमेंट है अपने आप में। और यहां हम लिंकेज की बात करें अगर, तो ये है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है और इनको आप मान लीजिए ये क्या है, जीन। तो जब भी युग्मक निर्माण होगा तब ये जीन या इनके भिन्न रूप, जिनको हम अलील कहें, वह युग्मक में जाते हैं। पर किसी वजह से अगर ये यहाँ पर इस पे जुड़े रह जाए और पृथक होकर वह ना जाए, तो कहेंगे कि यहाँ पर लिंकेज हुआ है या फिर ये जीन यहाँ पर भौतिकी रूप से जुड़ा है। तो इसकी परिभाषा ये होगी, लिंकेज को समझने के लिए केवल एक गुणसूत्र की आवश्यकता। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन यदि आपस में भौतिक रूप से जुड़े हो, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन का भौतिकी रूप से जुड़ा होना, फिजिकली वो वहां जुड़ा है, जुड़ा होना क्या कहलाता है बोलिए? लिंकेज या सहलग्नता कहलाता है। अच्छा, इस सहलग्नता की वजह से क्या होगा फिर? अगर कोई जीन वहां पे जुड़ा है तो फिर युग्मक उस प्रकार से नहीं बनेंगे जैसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है। और इस चीज को अध्ययन की बात करें तो एक रेशो हम बात करें, जैसे एक मधुमक्खी है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। थॉमस हंट मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट, इन्होंने एक मधुमक्खी ड्रोसोफिला पर काम किया। ये क्या है? मधुमक्खी। और इन्होंने देखा कि इसमें F2PD में अनुपात 3:3:1 नहीं मिला, जबकि कुछ भिन्न अनुपात मिला। यह अनुपात उनको देखने को नहीं मिला। यह अनुपात ना मिलने का कारण क्या था? सहलग्नता या फिर लिंकेज कहेंगे इसको, सहलग्नता। अच्छा, सहलग्नता की खोजकर्ता की बात करें अगर, या इसको किसने स्टडी किया, तो अगर नॉर्मल ऑप्शंस है और उसमें TH मॉर्गन है, तो यही खोजकर्ता कहलाएंगे इसके, डिस्कवर। खोजकर्ता कौन होंगे? TH मॉर्गन। पर एक खास पॉइंट है कि यहां पर यदि लिंकेज को सर्वप्रथम किसने खोजा और अध्ययन किसने किया?
और इनका नाम नहीं है, और फिर यदि लिखा है यहां पर बेटसन व पुनेट, अगर इन दो वैज्ञानिकों का नाम है और संलग्नता के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने भी सर्वप्रथम संलग्नता का अध्ययन किया था। बस इनका ये अंतर था, इनने ये टर्म नहीं दी थी, लिंकेज शब्द नहीं दिया था। ये जिस चीज का अध्ययन कर रहे थे वो संलग्नता ही थी, और उसको इन्होंने युग्मन प्रतिकर्षण नाम दिया था। कपलिंग रिपल्शन थ्योरी के नाम से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन में बेटसन पुनेट है तो ये सही होगा, और अगर ये नहीं है और टीएच मॉर्गन है तो बिल्कुल टीएच मॉर्गन सही होगा। अब यहाँ पर हम लिंकेज की जो बातें हैं, बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि किसी एक क्रोमोसोम पर यदि एक से अधिक जो जीन है वो अगर भौतिकी रूप से वहां जुड़े रहे तो इस घटना को हम लिंकेज कहेंगे। अच्छा, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये दो बातें अलग अलग है। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉसिंग ओवर। हाँ, तो दोस्तों क्रॉसिंग ओवर ये जीन विनिमय ये कहां पर हम पढ़ते हैं? जब मियोसिस पढ़ रहे होते हैं, यानी कि कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, कोशिका टूटने की प्रक्रिया, और खासकर कब? जब गैमेट निर्माण हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस पढ़ते हैं। उस मियोसिस में मियोसिस 1 जब पढ़ते हैं, उसकी स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 है ना, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 ऐसे रहेगा। तो प्रोफेज 1 की लेप्टोटीनी है ना, जाइगोटीनी, पैकेटिनी, डिप्लोटीनी, डाइकाइनेसिस। तो पैकेटिनी जो स्टेज होती है उसमें एक घटना हो रही होती है, और उसी को हम कहते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है। तो ये क्रॉसिंग ओवर इस लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में डिस्टेंस को लेके ये पॉइंट है, मोर डिस्टेंस, ज्यादा अगर दूरी है देन मोर क्रॉसिंग ओवर, लेस डिस्टेंस मोर लिंकेज। ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, और उस केस में लेस लिंकेज। तो सीधी बात है कि अगर दूर दूर होंगे तो जुड़े रहने की पॉसिबिलिटी कम होगी, तो अगर ज्यादा दूर है तो जुड़े रहने की पॉसिबिलिटी कम है। दोस्तों, लिंकेज के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते हैं, आप उसको यहां से देख सकते हैं। एक तो इस पे बेस्ड होता है कि ये रेशो क्यों नहीं मिला, तो आप उसको बताएंगे। उस केस में आप ऑप्शन क्या सोचेंगे? ड्यू टू लिंकेज। आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये रेशो क्यों नहीं मिला था। टीएच मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पर स्टडी की, तो उसका कारण क्या था? कि लिंकेज की वजह से था। अच्छा, ड्रोसोफिला का नाम आता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो कितने होंगे? 8। फ्रूट फ्लाई बोलेंगे इसको, फल मक्खी। 8 इसमें क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, टोटल। और एक और वर्ड आता है यहां पर, लिंकेज ग्रुप। अब बात करते हैं हम लिंकेज ग्रुप की। सहलग्नता समूह, लिंकेज ग्रुप या सहलग्नता समूह, इसकी अगर बात करें तो ये एक्चुअल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप या सहलग्नता समूह। उसको ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि सिंगल पेयर जो क्रोमोसोम होता है वहां पे एक ही क्रोमोसोम पर हम लिंकेज देख रहे होते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या ऐसा कह सकते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों का जो अगुणित सेट होता है वह लिंकेज ग्रुप की संख्या के बराबर माना जाएगा। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर लिंकेज ग्रुप। यह पॉइंट काम का है, इससे क्वेश्चंस कवर होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी जीव में टोटल क्रोमोसोम 8 है, टोटल क्रोमोसोम कितने 8 है, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप,
है ना। उसमें अगर 8 गुणसूत्र है तो लिंकेज समूह कितने होंगे, तो ये 2n कंडीशन है। डिप्लॉइड में 8 है तो उसमें हैप्लॉइड कितना होगा 4, तो हम क्या करें हैप्लॉइड, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि लिंकेज ग्रुप इसमें कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक्स आप टॉपिक देख रहे हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स का जब भी नाम आता है तो अनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स में क्या आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब का नाम आता है उसमें, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स में कौन होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब बात करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स की। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, आधुनिक अनुवांशिकी के फादर कौन होंगे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो उसमें मॉडर्न तो ऐसा बोलेंगे कि बेटा काफी मॉडर्न हो गया है ना, बेटा मॉडर्न हो गया है, यानी कि बैटसन इज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो बैटसन का बेटा मॉडर्न जेनेटिक्स का मॉडर्न, है ना। तो इसकी ट्रिक ये रहेगी, बेटा मॉडर्न हो गया है, यानी कि इससे हमको क्या रिमाइंड हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रिक है निमोनिक कि बैटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब टीएच मॉर्गन मधुमक्खी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अभी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में हमने देखा कि उसमें लिंकेज की स्टडी हुई है और उसमें रेशो जो मिलना था वो नहीं मिला, तो वो काम कौन कर रहे थे, टीएच मॉर्गन। एक और साइंटिस्ट है हमारे पास, थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये साइंटिस्ट क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर होंगे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर होंगे थॉमस हंट मॉर्गन। एक नाम और दोस्तों आपको याद रखना है ना। अब ये अभी नॉर्मल सभी थे। सबसे पहला नाम हमने देखा ग्रेगर जॉन मेंडल, देन उसके बाद में देखा बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये नॉर्मल जेनेटिक्स के फादर को ऐसा बोलेंगे, प्राचीन पुराने। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी प्रायोगिक अनुवांशिकी के फादर मॉर्गन है। और उसके बाद में लास्ट में एक और नाम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है। तो आपने अपने पराये गैर ऐसा नाम सुना होगा। तो मानव या मनुष्य में ये शब्द चलता है, गैर हो गए तो गैर से गैरॉड। तो जो गैरॉड है उसको यहां लिख लेते हैं हम, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन मानव, ये शब्द आपको कैसे याद आएगा, मनुष्य, ये मानव पराया हो गया, गैर हो गया। तो गैरॉड क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स। या G4 कुछ भी नाम याद रख सकते हैं, गोविंद वगैरह ऐसा। तो गोविंद एक क्या है, मानव है। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन होगा, गैरॉड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कुछ साइंटिस्ट के नाम थे। इसके पहले हमने लिंकेज शब्द को समझा। लिंकेज को आप यहां पर देख रहे हैं, लिंक मतलब जुड़ा होना, ठीक है। लिंक माने जुड़ा होना, तो क्या जुड़ा रहेगा, जीन कहां पर, किसी एक ही गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर जीन का भौतिकी रूप से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, लिंकेज या सहलग्नता कहलाता है। लिंकेज शब्द टर्म सबसे पहले किसने दिया, टीएच मॉर्गन ने। लिंकेज का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो बैटसन एंड पुनेट ने किया था। पर उन्होंने लिंकेज शब्द उपयोग ना करते हुए उन्होंने क्या कहा था, उसको युग्मन, जुड़ा रहा है, रिपल्सन यानी अलग है ना। इस तरह से युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत उन्होंने दिया था, बैटसन एंड पुनेट। और लिंकेज को प्रॉपर तरह से स्टडी, है ना, किसने किया और टर्म किसने दिया, तो टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को और क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहेंगे इनको। गैरॉड को कौन थे, क्या क्या काम, वो क्या है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के। उसके बाद में ग्रेगर जॉन मेंडल को आप जानते ही हैं, ये जेनेटिक्स के फादर कहलाएंगे।
और इन्होंने जिस प्लांट पर काम किया था उसका क्या नाम था? उद्यान मटर या फिर गार्डन बी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।